दो पंक्तियाँ। दोस्तों, इंसान का जन्म मिलना बहुत नसीब की बात होती है। इस चीज़ को तो ज़रूर मानोगे ना आप, क्योंकि वेदना, संवेदना, भावना, बुद्धि चातुर्य और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, थोड़ा बहुत शिक्षा लेता है, शिक्षित हो जाता है, तब जाके किसके साथ कैसे रहना है, समाज में अपनी खुद की प्रतिष्ठा कैसे चमकेगी, इस तरफ कैसे ध्यान देना है, इन बातों का भी वो ख्याल करने लगता है। कहते हैं ना कि ये इंसानी जन्म तो संयोग से मिलता है। ये इतना हसीन जीवन सही मायने में संयोग से ही तो मिलता है। और अगर एक दूजे में थोड़ा बहुत सहयोग हो तो इस ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आता है। इस ज़िंदगी को जीने का मज़ा हम सही तरीके से उठा सकते हैं। इसीलिए चलो, संयोग से हम लोग इस पृथ्वी पे चले आए हैं। तू किस धर्म का है, मैं किस धर्म का हूँ। तू किस जाति का है, मैं किस जाति का हूँ। ऐसी बातों में अगर अटक के रहोगे तो खाक खुद की क्या प्रगति करोगे। और खुद की जब प्रगति कुछ भी नहीं होगी तो क्या देश तरक्की कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। बातें तो ये सही लगती है, लेकिन संयोग से मिली हुई जिंदगी को बिना सहयोग से अगर कोई गुजारना चाहता है, अगर कोई सालों साल से गुजार रहा है कि मुझे सिर्फ मेरे धर्म के लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हम हमारी आबादी बढ़ाते रहेंगे, हमें और किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं, ऐसी घमंड में अगर किसी भी मज़हब के लोग चलना चाहते हैं तो ये संयोग से मिली हुई ज़िंदगी बर्बाद होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इतिहास ऐसी चीज़ों का गवाह है। 16 अगस्त 1946, थोड़ा बहुत भी अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, स्कूल का इतिहास ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, जाओ गूगल पे और सिर्फ ये तारीख डाल दो, 16 अगस्त 1946 इंडिया, इतना ही लिखो और पढ़ लो वो इतिहास। ये सहयोग से इनकार हो गया था इस दिन। एक धर्म कहता था कि दूसरे धर्म की कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहनी चाहिए, और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, दोस्तों हज़ारों भी नहीं, 22 लाख हिंदुओं की कत्ल हो गई, कत्लेआम हो गया कलकत्ता में। फिर एक ही तरफ से संयोग से मिली हुई ज़िंदगी सहयोग के बिना अच्छी नहीं बनती, ऐसा ही कहकर अगर कोई एक तरफा ज़िंदगी जीने की कोशिश में रहेगा तो फिर एक बार ज़रूर कत्लेआम होगा, फिर एक बार ज़रूर कत्लेआम होगा। मैं ये 2 बार दोहरा रहा हूँ। आशा करता हूँ इसकी गहराई आपके दिल तक ज़रूर पहुँचती हो, क्योंकि ये भाईचारा जो चीज़ है ना, ये सिर्फ एक तरफा कभी दौड़ेगी नहीं। अभी ये ठान लो अभी। और 22 लाख लोग, 22 लाख लोगों में हमारी माताएं थी, हमारी बहनें थी, और ये कत्लेआम भी कितनी क्रूरता से किया था। टुकड़े हो गए थे, खून का कीचड़ सा, खून और मांस का कीचड़। जो कुछ बचकर भाग रहे हैं वो उस पर से फिसल कर गिर रहे थे और उन पे फिर तलवारें चल रही थी। पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो पढ़ने के बाद। और एक आदमी आया जिसे आप और हम राष्ट्रपिता कहते हैं,
जिसकी तस्वीर का चलन बहुत हिफाजत के साथ जेब में लेकर घूमते हैं हम। और वो आदमी हर दर पर नॉक करता हुआ, दरवाजे खटखटाता हुआ घूमता फिरता रहा, और जो कुछ बचे हैं लड़ने के लिए और लड़ने की उम्मीद ताज़ा रखते हुए हमारे साथी जो गए हैं उनका बदला हम ज़रूर लेंगे, ऐसे खौलते हुए खून के साथ जो निकल पड़े थे बाहर, उन्हें हाथ जोड़कर वो बापू कहता है कि उन लोगों को मत मारो, अभी वो मेरे भाई है। यह इतिहास है हमारे भारत देश का, 16 अगस्त 1946। फिर कैसे सहयोग होगा? हाँ, मानते हैं हम, संयोग से मिली हुई जिंदगी सहयोग के बिना चल नहीं सकेगी। लेकिन वो अगर ऐसा मानते हैं कि सहयोग के बिना हम चल सकते हैं, पूरी दुनिया को हम हमारी दुनिया बना सकते हैं, तब जाके भाईचारा बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये जो सियासत के खिलाड़ी हैं ना, सफ़ेद कपड़ों में घूमने वाले, वो सब ये खेल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करने के बाद समाज में क्या होता है। और वो भी अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सियासत वालों को भी कुछ दिखाने का वक्त ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। क्योंकि आपकी बार जो होगा ना, शायद वो हमारे देश में आखिरी बार होगा। चलो, थोड़ा सा स्कूल के इतिहास से, उन पन्नों से थोड़ा बाहर आकर क्या क्या हुआ है अपने भारत के साथ, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी जुटाओ। कैसे जीते हैं आज भी हमारे सीमा के जवान। थोड़ा सा इंसानियत से आंखें खोलकर उनकी तरफ देखना सीखो। कौन सा देश हमारे देश की तरफ किस नज़र से देख रहा है, थोड़ा सा खुली पल के रख के खुद के आइशो आराम से बाहर आके हमारे देश को बचाने की कोशिश थोड़ी सी करो। नहीं तो बस आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग फिर से इतिहास दोहराने के लिए बहुत उतावले से हैं। जगह जगह पे तलवार, बंदूक, खंजर, इसका ज़कीरा मिल रहा है, और हर मकान पे पत्थर ही पत्थर है। क्यों लगती है ऐसी बातें? और आप पर और हम पर एक सीधी सादी किचन में जो हम यूज़ करते हैं ऐसी छुरी भी मिल गई तो भी शायद केस हो सकती है हम पर। हालांकि आर्म्स एक्ट का रूल जो कुछ भी है, उसकी लंबाई कितनी चाहिए, उसमें बैठने के बाद केस होता है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कभी भी नहीं हुआ। और जो होता है उसमें आगे क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। और वो लोग तो सर तन से जुदा, कहते कहते गली मोहल्ले में भटक रहे हैं, दूसरे देश के झंडे लहराकर नारे लगा रहे हैं। सोचो, एक ज़माना क्या था, उस लाल चौक में तिरंगा फहराना भी गुनाह किए जैसा था। वहाँ से जीवित इंसान वापस लौटना तिरंगा फहराने के बाद मुश्किल था। आज बड़ी शान से वो लहरा रहा है हमारा ही प्यारा तिरंगा। और वो अगर लहराता ही रहे ऐसे आपको लगता है तो थोड़ा सा आपको सोती हुई नींद से जागना पड़ेगा, नहीं तो 16 अगस्त 1946 ये आगे चलकर कभी भी और एक तारीख ऐसी ही लिखी जाएगी, ऐसी ही लिखी जाएगी। कचरे के कूड़े में ढेर से लगे थे मास्क के। वो मास्क क्या था? वो क्या था मास्क? 16 दिसंबर 1946 को मोहम्मद जीना ने आदेश दिया और कलकत्ता का मुख्यमंत्री बस सो रहा था, क्योंकि उसे तो बस ये होने ही देना था। हमारी माता और बहनों के स्तन काटकर वो कचरे के कूड़े में ढेर से लगाए गए थे, ढेर से लगाए गए थे। क्या इन बातों को आप भूलना चाहते हैं? भुला सकते हो या भूल गए हो? मर चुके हो आप? देखो, सोचो, ये चीजें हमारे देश में फिर से दोहराई नहीं जाएगी।
इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और जो लोग सब कुछ तबाह करके खुद का भारत बनाना चाहते हैं, उन लोगों में से सारे क्वालिफाइड लोगों को मैं आह्वान करूंगा, ऐसी बातें करना आपके मज़हब के लोगों को सत्वर बंद करने को कहो, वरना चिंगारी अगर ऐसे ही दहकती रही तो ऐसी आग का शोला बन जाएगी, सारे सपने आपके राख बन जाएंगे। क्योंकि अब ये पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है, नया भारत। जय हिंद, जय भारत।